नमस्कार, स्वागत है आपका। ये देख रहे हैं आप, और इसी की वजह से हम यहां पर हैं। आज शनिवार, उसके बावजूद भी टीवी 9 भारतवर्ष पर आज के दिन ये समय है हमारे स्पेशल शो दृश्यम का। लेकिन ये दृश्य आप देखिए यहां पर, ये देख रहे हैं, इसकी वजह से हम यहां पर हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, सबसे पहले हमने दिखाए हैं। ऐसे में बीजेपी की प्रचंड जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिक्र आपकी का दिल्ली चुनाव विशेषांक। ये तस्वीरें देखिए सर आप। अब हम आपको अगले 47 मिनट तक दिल्ली के नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण दिखाएंगे। आपको यह बताएंगे कि दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की करारी हार क्यों हुई है, और दिल्ली में 27 वर्ष बाद बीजेपी की प्रचंड वापसी कैसे हुई है। इसकी एक एक डिटेल, एक एक इनसाइड रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। थ्रेडबेयर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। दिल्ली में बीजेपी की विजय का महानायक प्रधानमंत्री मोदी को क्यों कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले 90 सेकंड की यह छोटी सी विक्ट्री रील आपके सामने, जिसमें मोदी द गारंटी मैन का विजय घोष पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने सुना। मोदी मोदी भारत माता की, मोदी मोदी। आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। भारत माता की, भारत माता की। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। मोदी 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 मोदी। हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। दिल्ली के नतीजों को मोदी की सुनामी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो आपको वर्ष 2020-2025 के नतीजों वाले ये दो मैप देखने चाहिए, जिसे हमने चुनाव आयोग के डेटा के जरिए खास आपके लिए निकाला है। 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 62 सीटें जीती थी, 62। उस समय दिल्ली का करीब करीब पूरा नक्शा ही नीला हो गया था। ये तब था जब चंद महीने पहले ही 2019 में मोदी को दूसरी बार लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला था। लेकिन 2025 में जैसे सीन ही बदल गया हो, हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 2020 में 8 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2025 में 48 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद कल तक नीला दिखने वाला दिल्ली का नक्शा आज की तारीख में आधे से ज्यादा भगवा हो गया है। ये आंकड़े देखिए, जितना आम आदमी पार्टी को लॉस हुआ है सीटों में, उतना बीजेपी को गेन हुआ है सीटों में। तो इस नक्शे को देखकर पहली नजर में यही बात समझ में आएगी कि बीजेपी ने इस चुनाव में कमाल कर दिया है। दिल्ली वालों ने बीजेपी पर भरोसा जताकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने सत्ता खो दी है। दिल्ली के दिल में अब मोदी है।
दिल्ली ने कह दिया है कि आप जा, यानी आम आदमी पार्टी सत्ता से विदा हो। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में वैसे तो 2014 से लगातार हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में बीजेपी अब तक सत्ता से दूर हो रही थी। कहते भी यही हैं कि मोदी को केजरीवाल ने हर बार चैलेंज दिया, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने दिल्ली वालों के दिल में जगह बना ली है। यह जगह बनी कैसे? तो इसे आप बीजेपी की जीत के बाद दिए गए पीएम मोदी के विजयी संबोधन की बड़ी बड़ी बातों से समझ सकते हैं। दिल्ली जीत के जश्न में शामिल होने के लिए शाम को पार्टी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। दिल्ली के विकास से बड़ी बाधा दूर हो गई है। अराजकता, अहंकार और आपदा की हार हुई है। दिल्ली को आपदा से मुक्त होने का सुकून मिला है। जिन्हें मालिक होने का घमंड था, उन्हें दिल्ली ने नकार दिया है। दिल्ली की नारी शक्ति से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। पूर्वांचल के लोगों ने प्यार और विश्वास की नई ऊर्जा दे दी है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी बीजेपी को शानदार जीत मिली है। जहां एनडीए है, वहां सुशासन है। आज देश तुष्टीकरण नहीं, बीजेपी के संतुष्टीकरण की नीति को चुन रहा है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पूरी पार्टी सुबह से ही जश्न में डूबी है। लेकिन प्रश्न ये है कि दिल्ली में बीजेपी की इस प्रचंड विजय का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? तो बिना शक उत्तर दिया जा सकता है कि वो लीडर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने दिल्ली में सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और अपने दम पर यहां बीजेपी की सत्ता का सूखा खत्म कर दिया। हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इस बार पीएम मोदी की सटीक रणनीति पर चलकर ही दिल्ली में सियासी बिसात बिछाई थी। अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव में यही सवाल पूछते रहे कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, लेकिन बीजेपी बड़ी ही खामोशी से पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ती रही और महाविजय हासिल करने में कामयाबी पाई। भारत माता की। तो ये तो बिना दूल्हे की बारात है। क्यों नहीं दे रही है? उनसे पूछो कि भाई आप किसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, कौन होगा, अगर कौन जिम्मेदारी संभालेगा, उनसे पूछिए। आप दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे, दिल्ली के लोगों का हक बनता है जानना। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। हमें दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। हमें दिल्ली को दुनिया का एक शानदार शहर बनाना है। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कई बार यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त बिजली पानी की सेवा को बंद कर देगी। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और जनता को भरोसा दिलाया कि कोई भी मुफ्त योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। बीजेपी की सरकार बनी तो इसमें इजाफा ही करेगी। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की ये गारंटी बीजेपी के संकल्प पत्र में भी देखने को मिली, जिसमें बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक मदद देने का वादा किया। ये वादा केजरीवाल के 2100 रुपए के प्रस्ताव से अधिक था। बीजेपी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली और दीपावली पर एक फ्री सिलेंडर का वादा किया। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा की और बजट आया तो मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त करने का ऐलान भी हुआ। दिल्ली वालों को ये राहत बड़ी जान पड़ी और मतदाताओं ने बीजेपी को बम्पर सीट देकर अपना भी फर्ज निभाया। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी।
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार दिल्ली जीतने के लिए केजरीवाल के एक मजबूत तिलिस्म को तोड़ने पर भी खूब काम किया। ये फैक्टर था केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि का, जिसकी काट बीजेपी को बीते 10 वर्षों से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर इस बीच दिल्ली में कथित शराब घोटाले की गूंज सुनाई दी। शीश महल का मुद्दा भी खूब गरमाया, तो पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में इन दोनों ही मुद्दों को आधार बनाया और केजरीवाल पर जमकर अटैक किया। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। सियासत के मोदी युग में यह कहा जाता है कि बीजेपी उस राज्य में तब तक जी जान से जुटी रहती है जब तक उस राज्य में उसे चुनावी जीत नहीं मिल जाती। दिल्ली में बीजेपी इसी मिशन मोड में लगी रही और अब देखिए, आज का दिन है जब पीएम मोदी ने आपका चक्रव्यूह भी तोड़ा है और पहली बार अपने नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने में भी सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हो रहा है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद पीएम मोदी की अगुवाई में कहें या फिर ब्रांड मोदी के तहत बीजेपी ने पिछले 1 वर्ष में 9 राज्यों में चुनाव लड़ा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली भी इसमें शामिल है। इसमें से दिल्ली समेत 6 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सत्ता है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम हैं और दिल्ली में अब बीजेपी के सीएम बनेंगे। कुल मिलाकर देश में फिलहाल 19 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। दिल्ली में इसका विशेष स्थान है क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं थी। लगातार 27 वर्षों से चुनावी हार बीजेपी को दिल्ली में देखनी पड़ी, पर आज यहां भी बीजेपी की सत्ता का उदय हो गया। आपने दिल्ली चुनाव में मोदी का मैजिक देखा। अब आपको दिल्ली चुनाव में नतीजों के 7 बिग पॉइंट्स ऐसे बताते हैं जिन्हें आप आज के परिणामों का पूरा सार, जिस्ट, टेक अवे कह सकते हैं। देखिए, पहली बात यही है कि दिल्ली का जनादेश अब पूरी तरह क्लियर हो चुका है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर जनता ने बीजेपी को बैठा दिया है। 2020 के मुकाबले बीजेपी की 40 सीटें बढ़ गई हैं, जबकि वोट शेयर में भी करीब 7.5% का इजाफा है। बड़ा इजाफा है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहला विधानसभा चुनाव हारी। मतलब वो वर्ष 2013 से लगातार सत्ता में थी, लेकिन 12 साल बाद जनता ने झाड़ू को ही साफ कर दिया है। तीसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो सब के सब हार गए, और इसमें सबसे बड़ा नाम खुद अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है, जो शराब घोटाले में जेल में रहे। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार चुके हैं। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी चली है। मतलब आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवड़ियों पर पीएम मोदी का चेहरा भारी पड़ गया। पांचवी बात कांग्रेस से जुड़ी है। राहुल गांधी के लिए सबसे चिंताजनक खबर यह है कि लगातार तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यानी वर्ष 2015 और 20 के बाद 2025 में कांग्रेस ने 0 पर आउट होने की हैट्रिक लगा दी है। अगली बड़ी बात यह है कि दंगे के आरोपियों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, और इसका प्रमाण है असदुद्दीन ओवैसी के 2 कैंडिडेट, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शफाउर रहमान खान बड़े अंतर से चुनाव हार गए। और सातवीं बड़ी बात यह है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए बड़े नेता और बड़े नाम चुनाव जीत गए हैं। इनमें आपसे बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत के साथ कांग्रेस से आए अरविंदर सिंह लवली और तरविंदर सिंह मारवा भी शामिल हैं। एक बड़ी बात और है, वो बड़ी बात यह है कि करीब 13 सीट्स ऐसी हैं, 13 सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हार जीत का जो डिफरेंस है, बीजेपी का जो जीत का डिफरेंस है, उससे ज्यादा कांग्रेस को मिले वोट है। सोचिए जरा,
ये ट्रिक क्वेश्चन था। वैसे दिल्ली में आपकी हार के बाद सोशल मीडिया पर मीम का उत्सव भी खूब मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को आपदा का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, लेकिन जनता ने आपदा को आप जा कर दिया है। आज हमने भी इस पर दिल्ली में फिक्र के बदलाव की एक सीट स्टोरी तैयार की है जो एक मीम पर आधारित है। देखिए, वर्ष 2015 में दिल्ली में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, यानी इतने विधायक थे जो एक बाइक पर फिट हो जाए। इसके बाद वर्ष 2020 में बीजेपी को दिल्ली बाइक से 8 सीटर एसयूवी का टिकट मिल गया, क्योंकि उसके विधायकों की संख्या 3 से 8 हो गई। लेकिन अब बीजेपी के पास दिल्ली में इतने विधायक हैं जिन्हें एक साथ बिठाने के लिए पूरी बस बुक करनी पड़ेगी। अब जरा आपकी सीट स्टोरी देखते हैं। वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करीब करीब क्लीन स्वीप किया और 70 में से 67 विधायक जीत गए थे। इससे पहले 28 जीते थे 2013 में। यानी कि आपको उनके लिए एक फुल साइज बस चाहिए थी। इसके बाद वर्ष 2020 में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो गई। वैसे इन्हें भी एक साथ बिठाने के लिए एक बस की बुकिंग की जरूरत आपको थी। लेकिन अब 2025 में आम आदमी पार्टी के पास इतने विधायक ही बचे हैं जो एक टेंपो ट्रैवलर में ही फिट हो जाएंगे। पर इन सब के बीच सबसे नाजुक स्थिति कांग्रेस की है, जिसकी कैब दिल्ली में बुक होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि 2015 और 2020 के बाद इस बार भी उसे कोई सीट नहीं मिली है। दिल्ली में कांग्रेस ने इस बार 0 वाली हैट्रिक मारी है, यानी आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। सॉरी। आज के चुनावी नतीजों पर फिक्र का एक और दिलचस्प मीम है, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कल तक 2 इंजन टकरा रहे थे। इनमें एक इंजन का नाम था आम आदमी पार्टी और दूसरा इंजन एलजी के आदेश पर चल रहा था। लेकिन अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ गई है, क्योंकि अब राजधानी में बीजेपी की सरकार बन गई है, जबकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और उम्मीद है कि इसका फायदा दिल्ली वालों को मिलेगा। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। सर, काफी टफ फाइट हुई है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। People wanted change. They were fed up of the way things were, and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground, and be responsive to the people's issues. रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज़ है, कोई विचित्र चीज़ है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। हम आपको दिल्ली में बीजेपी का सीट मीटर भी दिखाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है वर्ष 1993 से। 1991 में दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसी के तहत दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों का प्रावधान किया गया। 1993 में पहले चुनाव हुए तो बीजेपी को 49 सीट पर जीत मिली, लेकिन उसे यह सत्ता सुख सिर्फ 5 वर्ष मिला और 1998 में उसका सीट मीटर 15 पर आ गया। तब से लेकर अब तक बीजेपी दिल्ली में अपना वनवास काट रही है, लेकिन अब 27 साल के बाद उसका यह इंतजार खत्म हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के
नेतृत्व में विकास की और विश्वास की जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को एक तरफ से आत्मसात किया है और भरोसा जताया कि दिल्ली भी विकसित राजधानी बनेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी जीत है। एक है तो सेफ है, ये दिल्ली में भी चला, पूरे देश ने स्वीकारा और मोदी जी के इस नारे पर पूरा देश एक हुआ और पूरे देश ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में और इसके बाद आने वाले राज्यों में भी यही आपको दिखाई पड़ेगा। जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है और दिल्ली की गरीब जनता ने मोदी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है और जो मध्य वर्ग है उसके मन में विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो मोदी जी का विजन है, आगे बढ़ने की लालसा है और कहीं ना कहीं अब यह दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता विवाद की सरकार नहीं चाहती है, विकास की सरकार। सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के नतीजे तो पता चल चुके हैं, लेकिन अब प्रश्न इससे आगे का है। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार? ये सवाल उसी समय से दिल्ली में पूछे जा रहे हैं जब चुनाव के परिणाम आए हैं। तो बीजेपी इस मुद्दे पर अभी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद जनता को संबोधित किया और तुरंत ही बीजेपी में बीजेपी में एक अहम बैठक भी हो गई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे सहयोगी आनंद पांडे ने पार्टी सूत्रों से जो खबर दी उसके अनुसार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की रेस में 4 मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। पहला नाम बिना शक के परवेश वर्मा का है, जाइंट किलर, क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है नई दिल्ली सीट से और 4000 से अधिक वोटों से हराया। उनके साथ जाट फैक्टर गेम चेंजर की तरह है। फिर वो बाहरी दिल्ली के हैं, बावजूद इसके उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अपना दमखम दिखाया है। अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो जाट मुख्यमंत्री बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों तक संदेश जाएगा। परवेश वर्मा आज नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। वैसे आपको बता दें कि परवेश वर्मा 2013 में पहली बार महरौली सीट से विधायक बने, 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद बने। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 1977 का जन्म है, काफ़ी यंग हैं। दिल्ली के आर के पुरम डीपीएस से पढ़ाई की है उन्होंने। दूसरा नाम है सतीश उपाध्याय का, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, अगर कहा जाए प्रदेश अध्यक्ष। बताया जा रहा है कि सतीश उपाध्याय जो है वो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे, इसीलिए उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है। और उन्होंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग विन यहां पर दी है। खैर, उन्होंने संगठन की कई जिम्मेदारी वाले पद भी संभाले हैं। एमपी के सह प्रभारी रहे, आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। और सतीश उपाध्याय ने इस चुनाव में मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, जो कि 3 चुनाव जीत चुके थे, उनको हराया है। और खबरें ऐसी थी कि सोमनाथ भारती बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हार गए। खैर, 2000 से अधिक वोटों से हराया। सीएम पद की रेस में तीसरे लीडर हैं आशीष सूद, बताए जाने हैं। आशीष सूद बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। वो पूर्व में पार्षद रहे, दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे, अभी गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी। केंद्रीय नेताओं के साथ उनके करीबी संबंध हैं। लेकिन बीजेपी विजेंद्र गुप्ता पर भी दांव लगा सकती है। विजेंद्र गुप्ता, बताएं आपको, वो जो 3 थे ना, पहले 3 जब 3 एमएलए हुआ करते थे, तब ये सज्जन होते थे जो बहुत हल्ला करते थे और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इनको बाहर करो, स्पीकर कहते थे इनको बाहर करो और उठाकर बाहर लेके जाते थे। ये तब से लगातार दिल्ली का मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले से। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं
बीजेपी का वैश्य चेहरा है। आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद पहले भी विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि ये पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है। सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है, लेकिन जहां तक परवेश वर्मा की बात है तो वो दिल्ली में बीजेपी की जीत से गदगद हैं और आज टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी उन्होंने की है। सारे एजेंडा पूरा होंगे। जिन जिन हमने जो बातें कही थी कि पहली बैठक में करेंगे, उसको पहली बैठक में करेंगे। दिल्ली के सारे हमारे किए हुए वायदों को पूरा करेंगे। दिल्ली को बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे। ये फैसला, मैं तो अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता हूँ। ये फैसला तो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी और विधायक दल तय करेगा। जैसे हमने देखा है, जब लोग तंग आ जाते हैं, जब लोगों को और कोई उपाय नहीं मिलता है, तब वो एक गारंटी वाली सरकार चुनना पसंद करते हैं। यही हमने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में देखा है, हमने हरियाणा के चुनाव में देखा है और आज हमने दिल्ली के चुनाव में भी देख लिया कि जब लोगों को पता लगता है कि बहुत झूठ फुसलाव की बातें हो गई हैं, अब हमें गारंटी चाहिए, तो वो बीजेपी को चुनते हैं, कमल को चुनते हैं। जो भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेंगे, चाहे वो मेरे पापा हो, चाहे वो कोई भी हो, वो काम करेंगे, वो लोगों की सेवा करेंगे, वो लोगों की भलाई करेंगे, उनकी पूरी मेहनत करेंगे कि उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो समस्या है, उनसे दूर कर पाए। वैसे आपको बता दें, जब कैंपेनिंग कर रहे थे परवेश वर्मा तो नारे लगाए जाते थे, दिल्ली का सीएम कैसा हो, परवेश वर्मा जैसा हो। ये तब नारे लगते थे। अब देखते हैं कैसा हो। परवेश वर्मा नहीं, हम बात कर रहे हैं सीएम कैसा हो। हम आपको वो गेम चेंजर फैक्टर भी बताएंगे जिनके दम पर दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता का सूखा है वो खत्म किया है। लेकिन सोचा पहले एक रोचक जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता नई दिल्ली से ही निकलता है, ये फैक्ट है। ये आज एक बार फिर साबित हो गया। ये सीट जो जीत गया, दिल्ली उसकी हो गई। 32 वर्षों के चुनावी इतिहास में सिर्फ 5 वर्ष ही ऐसे रहे जब यहां का विधायक सीएम ना हो, लेकिन 1998 से जो यहां जीता है वो सीएम भी बना है। ये परंपरा अब तक बरकरार है, चाहे वो 3 टर्म सीएम रहने वाली शीला दीक्षित जी हो या फिर 3 बार सीएम बनने वाले अरविंद केजरीवाल हो। 1993 में बीजेपी के कीर्ति आजाद जीते तो दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी। 1998 से 2008 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित जीती तो 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही। 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जीते तो आपकी सरकार रही। और अब 2025 में बीजेपी के परवेश वर्मा जीते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और जब 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है तो वो कौन से फैक्टर रहे हैं जो इस चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? इसे आप बीजेपी की जीत का एम फैक्टर भी कह सकते हैं। एम यानी मुस्लिम मतदाता, एम यानी मध्यम वर्ग, एम यानी महिला वोटर्स, एम यानी मोदी की गारंटी, एम यानी मुफ्त योजना बंद ना करने का वादा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की घोषणा, धर्म की जगह विकास चुनावी लड़ाई का मुद्दा रहा। आपको एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जरा यह देख लेते हैं कि जिस अरविंद केजरीवाल की छवि को आम आदमी पार्टी ने अपना यूएसपी बनाया था, इस चुनाव में कैसे उसकी धज्जियां उड़ गई। बीजेपी ने आखिर वो कौन सा फॉर्मूला लगाया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ने ही उसे बैकफुट पर ला दिया। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब जेल से लौटे थे तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है, जनता ही बताएगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। इस चुनाव में बीजेपी के सामने उनके कट्टर ईमानदार वाले इस दावे से निपटना भी एक चुनौती थी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव में केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आई थी, लेकिन 10 साल बाद ही पार्टी के बड़े नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल तक जाना पड़ा। आप पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों और कथित शीशमहल को बीजेपी हवा देती रही। ये नैरेटिव केजरीवाल खत्म नहीं कर पाए। दिल्ली में शराब मुद्दे की गूंज थी, आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। शराब मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया। केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी के इस नैरेटिव को भी काउंटर नहीं कर पाए। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी पर
हॉस्पिटल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट पर बहस कराने के बजाय इसे टालने की कोशिश की। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दे पर सियासत की सुई पहले ही हिल रही थी, ऊपर से सीएजी रिपोर्ट के ने भ्रष्टाचार वाले आरोपों को और भड़का दिया। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के करप्शन का मुद्दा गूंजता रहा। इन आरोपों से केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि को जबरदस्त धक्का लगा। वो ईमानदारी के प्रीमियम पर राजनीति कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति से उनका कट्टर ईमानदार वाला सियासी बैलेंस खत्म कर दिया। शायद इसीलिए दिल्ली की जनता ने भी उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने ही कहा था कि दिल्ली की जीत उनकी ईमानदारी की जीत होगी। अब हार के बाद उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है, जो दिल्ली के जानकार पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिसको अपना ट्रम्प कार्ड बता रहे थे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या सरकारी स्कूल हो, अल्टीमेटली हुआ क्या? ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने अपने पहले टर्म में ही पूरे कर लिए थे। दूसरे टर्म में इसमें सेल आउट पॉइंट क्या था? दूसरे टर्म में ऐसा क्या था जो अरविंद केजरीवाल लोगों को कन्विंस कर पाते? ये एक्सपर्ट्स का कहना है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटों की काफी चर्चा चली। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले ही आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि 7 में से 6 सीटों पर अभी भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है मुस्लिम वोटों में, जो डोमिनेंट मुस्लिम वोट। खास तौर पर जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना साजिद रशीदी ने दावा किया कि अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, फिर तो चुनावी पंडित भी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुस्लिमों की पसंद बीजेपी नहीं है। आखिर इस चुनाव में क्या हुआ? क्या वाकई मुस्लिमों का हृदय परिवर्तन हो गया? आंकड़ों से समझते हैं। देखिए, दिल्ली की 70 में से कुल 11 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इनमें से भी 7 जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है। 2020 में एक तरफा 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार आप 7 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई हैं, यानी उसने 2 सीटें आम आदमी पार्टी से छीन ली। मुस्तफाबाद बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है और एक केस स्टडी होने वाला है आने वाले समय में। यह कहा जा सकता है कि मुस्लिमों का झुकाव बीजेपी की तरफ थोड़ा बड़ा है। मुस्तफाबाद इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, जहां पर दिल्ली में 60% के आसपास वोटिंग हुई, तो मुस्तफाबाद में 69% वोटिंग हुई। हालांकि पलड़ा अभी भी आम आदमी पार्टी का ही भारी दिख रहा है। दिल्ली में कुल आबादी में 13% 2011 के सेंसस के अनुसार 12.9% मुस्लिम आबादी है, जो कि अब शायद 15 से 16% है। मुस्तफाबाद की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। जब मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम बहुल सीटों की चर्चा चली है, तो मुस्तफाबाद की हम बात फिर से करते हैं, जिसका जिक्र इस चुनाव में जमकर हो रहा है। यहां से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिन में प्रचार करते थे और रात में वापस जेल जाते थे, लेकिन जनता ने ताहिर को रिजेक्ट कर दिया। 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस और बीजेपी के जगदीश प्रधान के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें हार जीत का अंतर लगभग 20,000 वोटों का था। लेकिन मुस्तफाबाद में इस बार चौतरफा लड़ाई हुई, जिसमें 3 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जबकि एक हिंदू बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट, जिन्होंने करावल नगर को लेकर, अभी देखिए आप कपिल मिश्रा को देख रहे थे नीचे, करावल नगर को लेकर बड़े नाराज थे वो, क्यों मेरी सीट है, क्यों कपिल मिश्रा को दे दी गई। कपिल मिश्रा ने उनको 2015 में हराया था जब आम आदमी पार्टी में वो थे। इस बार फिर कपिल मिश्रा वहां से जीते हैं, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के यहां से चुनाव जीते हैं मुस्तफाबाद से। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। तीसरे नंबर पर दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन रहे, जिन्हें 33,474 वोट मिले। चौथे नंबर पर पहुंची कांग्रेस को 11,763 वोट मिले। अगर AIMIM और कांग्रेस का वोट जोड़ लें तो यह आंकड़ा 45,237 का बनता है। यहां इस बार जीत हार का अंतर पिछली बार से भी कम, यानी 17,578 का है। आंकड़ों को देखें तो अकेले ताहिर हुसैन ने आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया है। वैसे मुस्तफाबाद इस बार बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट की वजह से खूब चर्चा में रहा। वो पहले करावल नगर से विधायक थे, लेकिन टिकट कट गया तो उन्होंने बागी तेवर दिखाए, फिर उन्हें मुस्तफाबाद के मैदान में उतारा गया। मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद वो यहां से जीते हैं। यहां पर पहाड़ी वोट बैंक काफी ज्यादा है, इसीलिए बिष्ट साहब की जीत को और मजबूती से यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ कमाल तो करेंगे। लेकिन करावल नगर जाने से वो बड़े नाराज थे। हालांकि इंटरनल सर्वे कहता था कि वहां से कपिल मिश्रा जीतेंगे, और जीत भी गए। मुस्लिम वोटर्स के अलावा दिल्ली में दलित सिख वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव है। दलित और सिख वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव है। आई स्टैंड करेक्टेड। कहते हैं कि दिल्ली में जिन्हें मुस्लिम और दलित का साथ मिल गया, वो सिंहासन पर बैठ गया।
ये वो वोट बैंक है जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था। इन दोनों के असर वाली कुल 23 सीटें हैं। मुस्लिमों की 11 सीटों का समीकरण आपने देख लिया। अब दलितों के प्रभाव वाली 12 सीटों का गणित समझ लेते हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 12 की 12 सीटों पर जीत हासिल की। इन सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार हिसाब किताब बदल गया है। कांग्रेस को तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से 4 सीटें छीन ली हैं। आपको इस बार 8 सीटें ही मिली, यानी उसे 4 सीटों का नुकसान है। हाँ, लेकिन यहां पर उसकी थोड़ी इज्जत बच गई है। हालांकि सिख समुदाय ने दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। उनका एक तरफा वोट बीजेपी के खाते में गया है, जबकि पिछली बार परिस्थितियां ठीक उल्टी थी। दिल्ली में 9 सीटें ऐसी हैं जहां सिख समुदाय के मतदाता निर्णायक हैं, यानी इन सीटों पर जीत हार यही समुदाय तय करता है। बीजेपी ने 9 में से 8 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की है। कहा जाता है कि ट्रेडिशनल बीजेपी का वोट बैंक रहा है दिल्ली में, और अब उसने वापस वो कंसोलिडेट कर लिया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई है। 2020 में मामला इससे उलट था। आम आदमी पार्टी ने 8 सीटें जीती थी और बीजेपी को महज 1 सीट मिली थी। इसका एक मतलब यह भी है कि पंजाब के किसान आंदोलन का दिल्ली में उतना असर नहीं हुआ है, जिसका कुछ पॉलिटिकल पंडित अनुमान लगा रहे थे। खैर, जाति और समुदाय के साथ बीजेपी ने मध्यम वर्ग पर भी इस बार फोकस रखा, जो नतीजों में दिख रहा है। देखिए, 67% अगर कहा जाए तो जो 67% वोट बैंक है दिल्ली में, वो है मिडिल क्लास। 27 साल बाद मिली इस कामयाबी में यह फैक्टर बड़ा साबित हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मिडिल क्लास 67.16% है। ये अलग अलग आय वर्ग के हैं। इस नंबर को बीजेपी ने गंभीरता से लिया। चुनाव से ठीक पहले 12 लाख की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। परिणाम यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए हैं। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो यह भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया। जिस जगह अरविंद केजरीवाल की सीट थी, वहां कई सारे सरकारी कर्मचारियों का वोट बैंक है। मध्यम वर्ग के साथ बीजेपी ने महिलाओं को भी साधा है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया। बीजेपी ने आपसे 400 रुपए ज्यादा 2500 रुपए हर महीने देने की घोषणा कर दी। दिल्ली में महिला वोटर्स करीब 72 लाख हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, दिल्ली पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन खाली पोस्टल बैलेट की अगर बात करें तो 16,984 पोस्टल बैलेट खाली दिल्ली पुलिस और होमगार्ड्स के। और दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी की जो टक्कर रही है, आप समझ सकते हैं कि वो किधर गया होगा। वोट अलग है, मैं तो खाली पोस्टल बैलेट की बात कर रहा हूं यहां पर। प्रचार के दौरान जब केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी आई तो मुफ्त वाली योजनाओं पर ब्रेक लग जाएगा, तो खुद पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद एक भी मुफ्त योजना बंद नहीं होगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचार नीति भी थोड़ी अलग थी। जैसा कि आपने भी देखा होगा, दिल्ली चुनाव में धर्म से ज्यादा विकास वाली गारंटी को तवज्जो दी गई। इसी आधार पर वोट मांगे गए, जो जनता को पसंद भी आया। एक फैक्टर यह भी है कि दिल्ली में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था। मतलब यह कि पीएम मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीता भी। यही नहीं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली, जिसके तहत वो सीएम की कुर्सी संभाल नहीं सकते। ऐसे में बीजेपी जनता में संदेश देने में कामयाब रही कि अगर आप जीती तो भी केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री की है तो वो आम आदमी पार्टी, आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही है। हर कार्यकर्ता ने मेहनत की, मोदी जी की बातों को जमीन पर उतारा और उसका रिजल्ट था, लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। उसको खाली प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की तरफ आकर्षित किया कि यही सत्य। तो उनको लगा भाई प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं, डेफिनेटली हम लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं चाहिए, मोदी जी को हम लोग वोट देंगे। सही माने में भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जो जीत हासिल की है, बहुत शानदार है।
अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री एक रॉक स्टार की तरह हुई थी। केजरीवाल ने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जोड़ा, अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल आंदोलन में शामिल हुए। इसने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें देश के मिडिल क्लास का हीरो बना दिया। जो राजनीति से नहीं भी जुड़ा था वो भी, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट और कैप में नजर आता था, लेकिन फिर केजरीवाल अन्ना हजारे से अलग हुए, एक राजनीतिक पार्टी बनाई। वर्ष 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीतकर राजनीति में शानदार दस्तक दी। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में शायद वो खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे। इसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ अपने दूसरे चुनाव में उतरे। 2015 में केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। केजरीवाल की इस जीत ने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरत में डाल दिया था। इसके 5 वर्ष बाद हुए चुनाव में केजरीवाल की झाड़ू की शक्ति थोड़ी कम हो गई। इस बार उन्हें 5 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी 70 में से 62 सीटें जीतकर बता दिया कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं उसने केजरीवाल की झाड़ू की शक्ति को काफी कम कर दिया है। आज केजरीवाल को सिर्फ 22 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। किसी शायर ने कहा है कि इतना भी गुमान न कर, अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के लिए लाइन कही जाए तो बिल्कुल सटीक है। आज उनकी हार की ठीक उसी तरह चर्चा है जैसे 2013 में शीला दीक्षित की हार की चर्चा हुई थी। तब केजरीवाल ने इसी नई दिल्ली सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। 4 दिसंबर 2013 में जब नतीजे आए तो आम लोगों से लेकर एक्सपर्ट्स तक के लिए भरोसा करना मुश्किल था कि शीला दीक्षित हार गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा नहीं था। एग्जिट पोल उनकी लड़ाई को मुश्किल बता रहे थे, लेकिन वो हार जाएंगे ऐसा लोग मुश्किल से ही सोच पा रहे थे। दिल्ली की राजनीति में नई दिल्ली की सीट ने आज 360 डिग्री का टर्न लिया है। 2013 में अरविंद केजरीवाल यहीं से चुनकर सीएम बनने थे और आज यहीं से हारने पर उनकी सत्ता का सूर्यास्त हो गया। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वर्ष 2013 में केजरीवाल को 53.46% वोट मिले। वर्ष 2025 में 64.34%, वर्ष 2025 में, वर्ष 2020 में 61, 2025 मुझे 2015 की हम बात कर रहे हैं, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, 2015 में 64.34%, वर्ष 2020 में 61.10% और वर्ष 2025 में उन्हें 42.18% वोट मिले। यानी आम आदमी पार्टी की सत्ता तो गई ही, उनका सीएम रिटर्न वाला ड्रीम भी खत्म हुआ और विधायकी भी नहीं बची। वैसे आज नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हार नहीं और परवेश वर्मा की जीत नहीं, बल्कि सिर्फ 4568 वोट पाने वाले शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की भी चर्चा है। दरअसल जब कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिकट दिया था तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक ये दावा करते थे कि संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेंगे। नतीजों में संदीप दीक्षित चुनाव जीत तो नहीं पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार में उनकी भूमिका काफी अहम रही। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। वो 4,089 वोट से चुनाव हार गए और संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। अब चुनाव विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर संदीप दीक्षित चुनाव नहीं लड़ते तो उन्हें मिलने वाले 4,568 वोट केजरीवाल को मिल जाते हैं और केजरीवाल लगभग 480 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का वोट बैंक करीब करीब एक ही है। ऐसे में संदीप दीक्षित को मिले 4,500 वोट अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गए और बिना जीते ही संदीप दीक्षित का मां शीला दीक्षित वाला बदला पूरा हो गया। लेकिन आज सिर्फ दिल्ली चुनाव के नतीजे ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। सियासत के सेंसेक्स में एक और चुनाव ट्रेंड कर रहा है, वो है अयोध्या का मिल्कीपुर उपचुनाव। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 वोट का भारी अंतर से हरा दिया। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से जीतकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। ये सीट तब से खाली ही थी। कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2022 के मुकाबले इस बार वहां 5% ज्यादा वोट पड़े थे। हालांकि अखिलेश यादव ने वोटिंग के दिन फर्जीवाड़े का आरोप लगाया,
लेकिन लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि होता है। वैसे भी मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद पार्टी को फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इस क्षेत्र में अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने के लिए बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को एक अहम चुनावी संघर्ष बना दिया। आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व से प्रसन्न होकर मिल्कीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। 9 बार से लगातार सपा चुनाव जीत रही थी और अभी जो सपा के विधायक थे वो एमपी हो गए थे। उस सीट पर हारने का क्या कारण होता है? भाजपा ने प्रशासन के दम पर, धन बल पर चुनाव जीतने का काम किया है।